नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज कुछ 1 मिनट एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन साथियों को बधाई जिन्होंने रिजल्ट क्लियर कर लिया अपना, जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। और उन साथियों को भी मैं कुछ कहना चाहूंगा जो साथी इस बार क्लियर नहीं कर सके। घबराने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको कि आपके साथ जो भी होगा हम लोग मिल के समस्या समाधान करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सजेशन यह देना चाहूंगा कि नियमित रूप से एक टारगेट डेली सेट करें और उसको अचीव करने का प्रयास करें। अगर वह टारगेट आप अचीव पर डे करते रहते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप रिजल्ट क्लियर कर लेंगे। कोई भी तरह की परेशानी होती है नेट की तैयारी के संबंध में तो आप हमारे जो पर्सनल नंबर है उस पर आप चैट कर करके हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। हमसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपस में मिल करके बात कर करके एक सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। और क्यूज अगर आप रेगुलर करते हैं, जो अभी आप लोग के मांग पर ही मैं पेपर 1 के भी क्वेश्चन उसमें ऐड करने शुरू किए हैं, तो यह निश्चित रूप से आप लोग के लिए लाभदायक होगा। हालांकि बहुत समय नहीं हुआ है, मात्र अभी 97-98 क्यूज ही हुए हैं। लगभग 3 महीने से यह चीजें चल रही थी। कुछ ज्यादा हुआ होगा, बीच में कुछ गैप भी रहा था, लेकिन 98 क्यूज हमको याद आ रहा है कि हमने कराया है या 97 कराया है। 97-98 के आसपास ही ये है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस लगातार प्रयास होते रहना चाहिए, आप सफल हो जाएंगे, नो डाउट। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रांज फैनन को। क्योंकि आज रिजल्ट आया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ सीखें। जो हो गया सो भूल जाइए, अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं अच्छा हुआ तो अच्छा करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे अगले एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांज फैनन के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे प्रश्न आते रहता है। तो हमेशा की भांति मैंने यहाँ पर फिर से फ्रांज फैनन की एक तस्वीर लगाई है, जो आप देख लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड कर करके। और यह मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनका जन्म जो होता है वह एक फ्रेंच कॉलोनी होती है। कहां होती है? फ्रेंच कॉलोनी। और उसका नाम होता है मार्टिनिक। क्या नाम होता है? मार्टिनिक। इस जगह पे इनका जन्म होता है। और कब जन्म होता है? यह बहुत कम दिन जीते हैं। 1925 में इनका जन्म होता है और 1961 में ही जो है यह डेथ कर जाते हैं। बहुत कम, आप जोड़ लीजिए 25 और 25, 50 और 11, 36 वर्ष मात्र यह जीते हैं और 36 वर्ष में ही जो है दुनिया को अलविदा कह देते हैं। देखिए, पेशे से यह मुख्य रूप से जो है मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं। क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, जिसको साइकेट्रिस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। और यह समाज दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, और यह जान लीजिए कि यह यहाँ जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन अल्जीरियाई जो क्रांति होती है, जो 1954 से 56 तक चलती है। कब से कब तक चलती है? 1954 से 56 तक। और यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि अल्जीरियाई क्रांति एक तरफ रहेगा, दूसरा तरफ जो है फ्रांज फैनन को आपको मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह कब हुआ था, ये ईयर भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है वह भाग लेते हैं और किसका साथ देते हैं? जो विद्रोह कर रहे होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, जो
परिवर्तन कराना चाहते हैं क्रांति के माध्यम से, उनका वह साथ देते हैं और वहां वह कार्य करते हैं। इस तरह से आगे हम लोग जो एक चीज हमेशा पढ़ते रहे हैं पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक भी इनकी जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 3-4 पुस्तकें इन्होंने जो लिखी है वह खासकर परीक्षाओं में आते रहते हैं। उसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। और यह पुस्तक जो है 1952 में लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1952 में। इस पुस्तक के अंतर्गत वह कहते हैं कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत और अश्वेत जातियां जो होती है वह हमेशा तनाव में रहती है। ध्यान रखिएगा बात को कि किस पुस्तक में वह क्या कहते हैं। अब इस तरह का प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में कि इस पुस्तक का थीम क्या था। ठीक है, तो यहां पर इस पुस्तक में वह क्या लिखते हैं, वह कहते हैं कि श्वेत और अश्वेत जातियां जो है उपनिवेशवाद के अंतर्गत काफी तनाव में रहती है। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। दूसरी पुस्तक जो है वह 1959 में लिखते हैं। वह पुस्तक का नाम जो है अ डाइंग कॉलोनियलिज्म। अ डाइंग कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तीसरी पुस्तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वह भी पुस्तक है द रेसिड ऑन द अर्थ। 1961 में एक और पुस्तक लिखते हैं द रेसिड ऑफ द अर्थ। और यह पुस्तक का इंपॉर्टेंस यह है कि इस पुस्तक में वह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो होती है, जैसे अभी हम लोग अल्जीरियाई क्रांति की बात किए थे जहां पर वह विद्रोहियों का साथ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस पुस्तक में ही जो है वह नेशनल लिबरेशन जो मूवमेंट होती है उसके सारी चर्चा इसमें वह विस्तार से करते हैं। ठीक है, एक पुस्तक जो है 1964 में वह और लिखते हैं। 1964 में उस पुस्तक का नाम है टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन। क्या नाम है? टुवर्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 पुस्तकें जो है जिसमें से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क और द रेचेड ऑफ द अर्थ। ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें से चाहूंगा कि आप चारों के चारों जो है वह याद रखें और इसके ईयर भी याद रखें, क्योंकि यह भी आता है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह देखने वाली बात है कि जो नए चीज ऐड होते हैं परीक्षा में वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो नए एडेड थिंकर हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात बताऊंगा आपको कि वह जो है बात करते हैं उपनिवेशवाद की। किसकी बात करते हैं? उपनिवेशवाद की। यहां पर आप जान लीजिए कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत वह क्या कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लें थोड़ा। तो उपनिवेशवाद के अंतर्गत वह कहते हैं कि उपनिवेशवाद जो है उत्पीड़न का एक विस्तृत ढांचा है। क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? एक उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है, माने बहुत बड़ी जो व्यवस्था है जिसमें उत्पीड़न करने का कार्य किया जाता है और वह व्यवस्था उपनिवेशवाद कहलाती है। और यह व्यवस्था जो है वह पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक है, पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने की समर्थक है। यह व्यवस्था जो है वह अश्वेत लोगों पर श्वेत लोगों का एक अधिकार की बात करता है। इसके अंतर्गत क्या होती है कि जो श्वेत जाति के लोग होते हैं वह अश्वेत जाति के संसाधन पे, उसकी भूमि पे अधिकार करते हुए देखे जाते हैं और वहां की जो संपदा होती है वह उसका उपभोग वह अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार वह करते हैं। ठीक है, ये श्वेत जाति जो है वह यह कहती है कि अश्वेत जाति के जो लोग हैं
वह खूंखार हैं, वह असभ्य हैं, वह जो है भयानक है, वह उनमें सारी बुराइयां उसके अंतर्गत है। और उन लोगों को सभ्य बनाने का काम जो है वह किनका है भाई? तो ये जो श्वेत लोग हैं वह इनका है। और यही कारण है कि जो है वह जो श्वेत जाति के जो लोग हैं वह एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वह क्या देते हैं? व्हाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, ये श्वेत जाति के लोग जो हैं वह कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन। इनके ऊपर जो है एक भार है। किस चीज का भार है? श्वेत जाति का भार, इसको हिंदी में बोलेंगे। उनके ऊपर एक भार है। किस चीज का भार है? अश्वेत जाति जो है उनको सभ्य करने का, उनको शिक्षित बनाने का, उनका डेवलपमेंट करने का, ये इनके ऊपर भार है। ये लोग कर रहे हैं, ये फ्रांज फेरन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये श्वेत जाति के जो लोग हैं वे कहते हैं कि अश्वेत जाति के डेवलपमेंट, उनकी शिक्षा, उनका विकास जो है करने का भार जो है इस पर है। और उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अश्वेत कहते हैं, वह एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि जो अश्वेत जाति का संस्कृति रही है वह गौरव रही है। तो गौरव इसको कहते हैं अश्वेत जाति का गौरव का सिद्धांत। अश्वेत जाति का गौरव, ये कहते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है वह गौरवपूर्ण रहा है, हमारी संस्कृति जो रही है बहुत उच्च कोटि की रही है, जो हमारे लिए एक नाज का विषय है ना। तो ये इस तरह की बात करते हैं, श्वेत इस तरह की बात करते हैं। और फ्रांज फैनन जो आते हैं तो ये दोनों की बातों को दरकिनार करते हैं, कहते हैं दोनों जो है भाई तो अपनी अपनी बात केवल कह रहा है, और उन दोनों की बातों को वह सिरे से खारिज करते हैं। और इनकी बात, श्वेत की बात को वह कहते हैं कि यह कपोल कल्पना है। क्या है? कपोल कल्पना, यानी कि यह कभी सत्य होने वाली चीजें नहीं है। और ये जो कहते हैं कि जो है हमारा अश्वेत लोग जो कह रहे हैं कि हमारा श्वेत जाति का गौरव है, यह भी जो है निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। किसी बेसिस पे यह बात नहीं कर रहे हैं कि इनका जो इतिहास रहा है, इनकी जो गौरव रहा है, वह संस्कृति जो रही है वह काफी गौरवपूर्ण रही है, इस तरह की कोई बात वो नहीं करते हैं। हाँ, यह जरूर कहते हैं फ्रांज फैनन अश्वेत जातियों को कि आप श्वेत जाति से यह मांग करें कि हमारे साथ जो है मानवीय व्यवहार करें, और आपकी यह ड्यूटी बनती है, यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने स्वतंत्रता का त्याग न करें। समझ रहे बात को? यह क्या कहते हैं फ्रांज फैनन यहाँ पर कि अश्वेत को वह बताते हैं कि आप श्वेत जातियों से यह मांग करें कि जो है हमारे साथ मानवता का व्यवहार करें, हमारे साथ ह्यूमैनिटी के साथ व्यवहार करें, और आपका यह ड्यूटी बनता है कि जो है आप अपनी स्वतंत्रता को कभी त्याग न करें। ठीक है, ये फ्रांज फैनन कहते हैं। आगे वह जो है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पे लिखते हैं, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, इस पर वह जो है फ्रांज फैनन कहते हैं, पहले तो यह आप जान ले कि यह बात जो है वह कहां करते हैं, तो यह करते हैं इस पुस्तक में, जो तीसरी पुस्तक जो 1961 में लिखी गई है, द रेचेट ऑफ द अर्थ, उस पुस्तक में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की बात की गई है। और इसके अंतर्गत वह कहते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कौन लोग भाग लेंगे, यह कैसे होगा, कौन करेगा आंदोलन। तो वह कहते हैं कि यह जो मुक्ति आंदोलन का स्रोत है ये कहां से होगा, इसमें शहरी मध्य वर्ग जो है वह नहीं है, और ना अफ्रीकी जो संस्कृति की ओर लौट चलने वाले का नारा लगाने वाले लोग हैं वो भी उसके पीछे नहीं है, और जो अश्वेत जाति के गौरव की बात कर रहे थे वह भी इसके अंतर्गत नहीं है। तब कौन है जी? वह कहते हैं
कि जो अश्वेत जो किसान हैं, छोटे मध्य वर्ग वाले किसान, वो किसान जो होते हैं वह भूमि से उनको लगाव होता है। क्या होता है? भूमि से जो है उनको लगाव होता है और उन भूमि पर जो है श्वेत जाति जो है वह कब्जा कर रखी है। शहर में भी कुछ जो इस तरह के लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, उनको क्रांति से मतलब नहीं होता है। उनको कुछ तुष्टिकरण कर करके या कुछ उनको अधिकार दे करके संसद में या कुछ राजनीतिक अधिकार दे करके उनको चुप कराया जा सकता है। लेकिन जो एक शब्द यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा वह एक देते हैं पतित सर्वहारा वर्ग। पतित सर्वहारा वर्ग, जिसको अंग्रेजी में वह लिखते हैं लुम्पेन प्रोलेटेरिएट। क्या लिखते हैं? लुम्पेन प्रोलेटेरिएट। और इसके अंतर्गत जो है देहाती और शहरी, शहर से भी और देहात से भी वे लोग जो शामिल होते हैं, जो काफी ये गिरे हुए लोग होते हैं, काफी छोटे लोग होते हैं, और वह हिंसा पूर्ण प्रतिक्रिया के द्वारा जो है वह क्या करते हैं? क्रांति करने की बात वह करते हैं। ठीक है। और यह क्रांति जो है वह कैसे होगी? वह क्रांति इनके द्वारा होगी, इसलिए क्योंकि इनकी जमीनें जो है वह हथिया ली जाती है, उनके सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है, और वह वन पार्टी जो अफ्रीका में चल रही होती है, वह फ्रांस फानन यह भी कहते हैं कि जो वन पार्टी डिक्टेटरशिप की जो व्यवस्था है वह भी इनके सुधार कार्यों को वह नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वह कहीं न कहीं जो है वह एक व्यक्ति विशेष पर आधारित हो जाता है, और जो उपनिवेशक राष्ट्र जो है वह भी इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे कि उनकी स्थिति ठीक हो जाए। यह स्थिति कैसे ठीक होगी? तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही उपाय है, और वह उपाय है दोस्तों क्रांति। क्या उपाय है? क्रांति, जिसको अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्रांति के जरिए ही जो है उनकी स्थिति में सुधार होगा, और जो तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये शामिल जो महादेश के जो लोग हैं, उन देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में डेवलपमेंट तभी आएगा। वह एक चीज और देते हैं कि वह जब इस प्रकार से डेवलपमेंट शुरू होगा तो जो है इन देशों के लोगों में एक न्यू मैन, याद रखिएगा कि न्यू मैन का जो है वह डेवलपमेंट होगा, न्यू मैन का जो है क्रिएशन होगा, न्यू मैन आएंगे, उनकी जो है स्थिति अच्छी होगी। ठीक है। तो यह याद रखेंगे कि न्यू मैन की बात जो है वह कौन करते हैं? तो न्यू मैन की बात जो है फ्रांस फानन के द्वारा ही की जाती है, और यह इतने फेमस होते हैं फ्रांस फानन, क्योंकि एक विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं, और वह हमेशा पूरा जीवन जो है वह अल्जीरियाई में ही रह करके बिताते हैं, वहां की व्यवस्था सुधारने में जो है वह लगा देते हैं। तीसरी दुनिया और उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए वह सारा जीवन प्रयास करते रहते हैं। तो यही थी कुछ फ्रांस फानन के बारे में जानने योग्य चीजें, जहां से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होगी और इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।